BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत की विदेश नीति के कौन कौन से चरण हैं और उस चरणों में मैंने आपको 3 भारत के प्रधानमंत्रियों का उल्लेख किया था। सबसे पहले अपन मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री और इसके बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के साथ ही मैंने आपको एक और बताया था, चौथा, जिसे अपन ये मानते हैं कि वह है मोरारजी देसाई, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में यानी जनता पार्टी के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। उनके शासनकाल के आधार पर ही अपन ये मानते हैं कि उन्होंने जिन विदेश नीतियों को अपनाया, उन विदेश नीतियों के तहत अपन ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने असली कूटनिरपेक्षता की नीति पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद देखिए कि पुनः जब सरकार अल्पमत में आ चुकी थी और आगामी चुनावों में यानी कि 1979 के चुनावों में सफलता प्राप्त नहीं हुई और पुनः इंदिरा गांधी को मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का। सामान्यतः इनके शासनकाल की अब देखिए कि दोबारा जो शासनकाल है, उस शासनकाल के तहत अपन ये मानते हैं कि उनकी विदेश नीति किस प्रकार की रहेगी। भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी एक सुलझी हुई और प्रतिभाशाली नेतृत्व की धनी तो मानी ही जाती है, लेकिन विदेशों के साथ में संबंध किस प्रकार से निर्धारित करने हैं और विदेश नीति का निर्धारण किस आधार पर कैसे किया जाता है, इसमें भी उसे बहुत पारंगत प्राप्त था। अपन ये मानते हैं कि पहले शासनकाल में उन्होंने काफ़ी हद तक यानी अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में और यहाँ तक कि परमाणु बम बनाने तक भारत को शक्ति प्रदान की। इसके साथ इंदिरा गांधी यह भी जानती थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अकेला कोई भी राष्ट्र इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि उनके पड़ोसी राज्यों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के साथ किसी प्रकार के कोई अगर समझौते नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करते हुए इंदिरा गांधी ने अपने दूसरे शासनकाल में अपनी विदेश नीति को निम्न प्रकार से निर्धारित किया। तो सामान्यतः देखिए इंदिरा गांधी का दूसरा शासनकाल जो 1980 से और 1984 के मध्य रहा था। सबसे पहले देखिए कि अफगान संकट। अपन ये मानते हैं कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का विशेष हस्तक्षेप रहा और सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को वहाँ पर भेज दिया। हालांकि भारत ने इस नीति का यानी कि हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने सोवियत संघ को पूर्ण रूप से इस बात के लिए इनकार किया कि वह अफ़गानिस्तान में अपनी सेना नहीं भेजे। लेकिन अफ़गानिस्तान की सेना यानी अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से सोवियत संघ ने जो सेना भेजी थी, उसका प्रभाव भारत की आंतरिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता था, इसलिए भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया। इसके बाद सोवियत संघ ने यहाँ तक कहा कि यह केवल सरकार बनने तक ही वहाँ पर अपने के सैनिक हैं और जैसे ही वहाँ पर सरकार का गठन होगा पूर्ण रूप से इन्हें वापस बुला लिया जाएगा। तब जाकर भारत के मध्य और सोवियत संघ के मध्य जिस प्रकार के जो संबंध थे वो यथावत बने रहे और दोनों के मध्य सहमति व्यक्त करती गई थी। ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी कि यह हस्तक्षेप की नीति का भारत विरोध करता है और उसकी शुरुआत उन्होंने सोवियत संघ या अपन ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा तो इससे हस्तक्षेप की नीति माना और इसका विरोध किया। दूसरे थे कि 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन। अपन मानते हैं कि 1982 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका या अध्यक्षता के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी का विशेष योगदान माना जाता है, क्योंकि 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जिन देशों के साथ में यह संबंध स्थापित थे उनमें आपसी सामंजस्य, व्यापारिक समझौते, सामाजिक और आर्थिक समझौते या सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष जोर दिया। इसके बाद देखिए भारत एवं चीन के मध्य संबंध। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत और चीन के मध्य 1962 से लेकर कुछ तनाव की स्थिति यानी पैदा थी, लेकिन पड़ोसी राज्य होने के नाते श्रीमती इंदिरा गांधी जानती थी कि पड़ोसी राज्यों के साथ में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों को किसी न किसी प्रकार से आघात पहुंच सकता है। आगामी संबंधों को या व्यापारिक संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने और
और यानी कि अपने कह सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य 2 बार उच्च स्तरीय वार्ता हुई। एक तो है जनवरी 1981 में और इसके बाद में 1983 में दोनों राज्यों के उच्च प्रतिनिधियों के माध्यम से एक वार्ता संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों के मध्य व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी ये अपन की चीन और भारत की मानी जाती है, जो विशेष महत्व ये रखती है कि दोनों पड़ोसी राज्यों के मध्य केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष दोनों के संबंध स्थापित हुए। इसके बाद देखिए भारत एवं अमेरिका के मध्य संबंध। भारत एवं अमेरिका के मध्य संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में एक 9 दिवसीय यात्रा की और 9 दिवसीय यात्रा का प्रभाव ये रहा कि अमेरिका और भारत के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और दोनों देशों के मध्य व्यापारिक समझौते होना प्रारंभ हुआ और ये माना जाता है कि अमेरिका और भारत के मध्य लगभग 63 अरब डॉलर का निवेश, या अपन ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य व्यापारिक क्षेत्र में विशेष बढ़ोतरी हुई। इसके बाद देखिए कि एक विशेष और यूरोपीय देशों के आधार पर अपन फ्रांस को भी मानते हैं, क्योंकि फ्रांस भारत को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में मानता था और इसी आधार पर भारत और फ्रांस के मध्य 27 नवंबर 1982 को एक समझौता हुआ, जो जिसे अपन यूरेनियम समझौते के नाम से जानते हैं। यानी कि जो तारापुर बिजली घर है उसके बिजली उत्पादन के लिए जिस यूरेनियम की आवश्यकता होती है या जिसकी आवश्यकता थी वह हमें फ्रांस से प्राप्त हुआ और यह समझौता 27 नवंबर 1982 को हुआ। लेकिन ऐसा है या आतंकवादी गतिविधियां या अन्य कारणों से इंदिरा गांधी की मौत कर दी गई थी या हत्या हो गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था। राजीव गांधी ने भी अपनी विदेश नीति का निर्धारण इस आधार पर किया कि भारत किसी न किसी रूप में एक अच्छा राष्ट्र बन सके, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध किस प्रकार से बनाए रखने हैं, विदेशों के साथ में नीतियां कैसे निर्धारित करनी है, इस बात का भी उन्होंने विशेष जोर दिया और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और राजीव गांधी इसका कार्यकाल अक्टूबर 1984 से नवंबर 1989 तक का माना जाता है। इनके शासनकाल में देखिए सबसे पहली बात तो ये मानी जाती है कि उन्होंने निशस्त्रीकरण पर सबसे अधिक जोर दिया और निशस्त्रीकरण समझौता यानी कि 6 राज्यों के साथ में, यानी निशस्त्रीकरण समझौता 1985 में 6 राज्यों के मध्य किया गया था, जो आपसी सहयोग और समायोजन के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसमें भारत है, अर्जेंटीना है, स्वीडन है और इसके बाद यूनान है, मेक्सिको है और तंजानिया है। ये कुछ 6 राज्य ऐसे थे जिन्होंने निशस्त्रीकरण के रूप में समझौता किया और ये राष्ट्र अधिक विनाशकारी हथियारों को किसी भी रूप में नहीं बनाने या उस पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसके बाद देखिए कि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये माना जाता है राजीव गांधी का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ यानी कि 1985 में 24 अक्टूबर 1985 को उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष उन्होंने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिसके तहत पहला उसका मुद्दा था कि सैन्य स्पर्धा, कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सैनिक स्पर्धा इतनी बड़ी हुई है, इसे कम से कम किया जाना चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने यह था कि विकासशील देशों में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और उसको किसी न किसी प्रकार से रोकने के लिए यूरोपीय देशों को या विकासशील देशों को सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी रहती है तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी। तीसरा उसका महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति के कारण लोग शोषित होते हैं और उसे किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर दबाव डालकर या मानव अधिकारों के माध्यम से इस चीज़ को रोकना होगा। साथ ही उन्होंने नामीबिया की स्वतंत्रता को भी विशेषतः महत्वपूर्ण माना और कहा कि नामीबिया की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भाषण दिए, जिसकी छाप अंतर्राष्ट्रीय महासभा या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हर क्षेत्र में यानी कि इसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसका अगला था कि सार्क एक ऐसा संगठन है जिसे अपन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के रूप से मानते हैं। इसका निर्माण हालांकि राजीव गांधी और अन्य
जो राष्ट्र थे सार्क के 7 सदस्य राष्ट्र हैं, इसके 7 सदस्य राष्ट्रों के प्रधानों का विशेष योगदान रहता है। लेकिन विशेष तौर से राजीव गांधी का जो महत्व है वो 1985 में सार्क के गठन को माना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय ऐसा संगठन है जो आपसी सहयोग के आधार पर आत्मनिर्भर बनने या किसी अन्य विकसित देश के सहारे नहीं जीने को ज़्यादा महत्व देता है। अर्थात व्यापार का आदान प्रदान, संपत्ति का निवेश या किसी प्रकार से एक दूसरे राष्ट्रों के मध्य यानी कि आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देने वाला यह संगठन है। इसके बाद देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन। अपने मानते हैं कि पहले जो 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन यानी कि इंदिरा गांधी के समय पर किया था, राजीव गांधी के समय पर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन नई दिल्ली में 1985 में आयोजित किया गया था, जिसमें भी राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कि इन्होंने किसी न किसी रूप में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने और उसकी विशेषतः व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया था। इसके बाद देखिए कि भारत और जापान के मध्य संबंध। भारत और जापान के मध्य संबंध इसलिए भी आवश्यक माना जाता है क्योंकि जापान आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं यानी तकनीकी क्षेत्र में बहुत विकास कर चुका, लेकिन भारत की स्थिति जापान के समकक्ष नहीं थी और इसलिए भारत और जापान के मध्य एक समझौता हुआ जो 28 नवंबर 1985 को यह निर्धारित किया गया था कि भारत को आर्थिक क्षेत्र में संपन्न बनाने के लिए उसे कुछ ऋण की आवश्यकता होती है और उन्होंने 160 करोड़ रुपए का ऋण भारत को प्रदान किया। भारत ने इस धन को या इस ऋण को उन्होंने टेक्नोलॉजी एवं तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए कि भारत और जापान की जो स्थिति थी उसके तहत अपन ये मानते हैं कि दोनों के मध्य एक तरफ व्यापारिक क्षेत्र में तो बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ अपन ये मानते हैं कि दोनों देशों के मध्य व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए गए थे। इसके बाद आतंकवादी गतिविधियों के आधार पर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद शासन व्यवस्था बिल्कुल ढुलमुल हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए अब कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं था जो पूर्ण रूप से किसी न किसी रूप में भारत की शासन व्यवस्था को संभाल सके। इसके बाद में दो छोटे छोटे समयकालीन मतलब परिस्थितियों के अनुरूप यानी कि पहले पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया था, इसके बाद चंद्रशेखर को बनाया गया था, इसके बाद वहाँ पर एक यानी पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि वीपी सिंह का जो कार्यकाल है वो 1989 से 1990 के मध्य मात्र वह 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। लेकिन इनके शासनकाल में जो देखिए कि विदेश नीति थी, उस विदेश नीति के दो महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या को अपन एलटीटी एक संगठन का यानी कि आतंकवादी संगठन को मानते हैं कि उन्होंने हत्या की थी। लेकिन दूसरी तरफ अपन ये मानते हैं कि एलटीटी या लिट्टे है यानी कि ये है क्या है, तो अपन ये मानते हैं कि एलटीटी भारत से ले जाए गए श्रीलंका में ऐसे व्यक्ति थे जो रबड़ और चाय की खेती करते थे, लेकिन वहाँ पर उनको जब नागरिकता प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने नागरिकों की प्राप्ति या नागरिकता प्राप्ति के लिए या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने संगठन का निर्माण किया और यह संगठन धीरे धीरे आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। लेकिन भारत के द्वारा श्रीलंका के द्वारा एक समझौता किया गया था जिसमें शांति सेनाएं भारत से बुलाने पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिसे अपन राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो विशेष तौर से अपन इसकी चर्चा इसके है कि भारत के संबंध श्रीलंका के साथ या पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध कैसे हैं उसके तहत अपन ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन अपन फिलहाल ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने शासनकाल में या 11 महीने के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण कड़ियाँ थी। पहली बात कि जितने भी सैनिक यानी कि श्रीलंका में भारतीय थे उनको पहले तो वापसी की थी। उनके तहत यह निर्धारित था कि जितने भी सैनिक श्रीलंका में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए हैं उनकी वापसी होना आवश्यक है। और इसके बाद थे कि कुवैत में फंसे हुए ऐसे व्यक्ति जो भारतीय हैं लेकिन उन्हें भारतीयता के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी वापस बुलाने यानी कि वीपी सिंह के नेतृत्व में दो महत्वपूर्ण विदेश नीतियाँ निर्धारित थीं। या अपन ये कह सकते हैं कि दो नीतियों के आधार पर ही कार्य किया था। पहला तो था कि उन्होंने श्रीलंका से अपनी सैनिकों की वापसी और दूसरा था कि कुवैत में
फंसे हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ में वापसी करवाना। इसके बाद महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री हुए थे वो भी चंद्रशेखर केवल 8 माह के रहे थे और 8 माह में उन्होंने अपने शासनकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे और 2 महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं कि पहली बात तो ये थी कि जब भी अमेरिका के कोई भी हवाई जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहीं जाते थे तो भारत उनको ईंधन भरता था, लेकिन चंद्रशेखर ने अमेरिका के विमानों को ईंधन भरने से इनकार कर दिया। ये उनकी पहली महत्वपूर्ण थी कि यानी स्पष्टवादी नीति को अपनाते हुए उन्होंने अमेरिका के विमानों को ईंधन भरने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नेपाल एक पड़ोसी राज्य होने के साथ साथ में भारत से अधिक नज़दीकियाँ थीं, इसलिए नेपाल के साथ में अच्छे संबंध या मधुर संबंधों की शुरुआत की थी। इसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्रियों का ये जो पुनः है यानी आकलन है, इस आकलन के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक रहे और इनके शासनकाल में भारत की विदेश नीति किस प्रकार रही है इसकी चर्चा आप आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।